नमस्कार विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीत जी, एक तरफ तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने वाली है, दोनों सदनों में नोटिस भी जारी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ जिस रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई संसद में शुरू हो रही है, उसी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका जो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने खड़े हो गए हैं यशवंत वर्मा के मामले में? जी बिल्कुल, आपका कहना एक हद तक बिल्कुल सही है और कारण वही है कि भाई एक रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट एक तैयार की गई, जो कि 3 चीफ जस्टिस अलग-अलग हाई कोर्ट के जो थे उन्होंने तैयार की, एक इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट के ऊपर आधार पर ही इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग चलाने की जो अनुमति थी वो दी गई। अब जब विधायिका ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो एक याचिका दायर कर दी गई और याचिका एक्सेप्ट भी कर ली गई सुनवाई के लिए। और अब देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई के बाद नोटिस करता है क्या सेंटर को, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेंटर को नोटिस करता है तो क्या इम्प्लीमेंट की जो प्रोसीडिंग्स जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट शुरू हुई है, जिसकी प्रक्रिया बेसिकली शुरू हो गई है, उस प्रक्रिया के ऊपर किसी प्रकार की रोक लगाई जाती है, क्योंकि ये जरूर होगा कि स्टे की एप्लीकेशन होगी कि किसी भी क्योंकि रिपोर्ट को जो है वो चैलेंज किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद 3 हाई कोर्ट के जजेस की जो कमेटी बनी थी उनकी जो रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया गया है। तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग चलाने के ऊपर रोक की मांग जरूर की गई होगी। और अगर वो मांग की गई है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय अब विधायिका का जो राइट था, जो बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास से विधायिका को आगे पास फॉरवर्ड किया कि अब ये आपका काम है, आप कीजिए, तो क्या अब उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक लगेगी? अगर ये रोक लगती है तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो मुझे सामने दिखता है। और कारण वही है कि जब विधायिका को एक चीज ट्रांसफर कर दी गई किसी कार्रवाई के लिए और अब दोबारा से न्यायपालिका उस चीज के ऊपर सुनवाई शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होना जायज भी है और सवाल उठना भी जायज है कि ऐसी क्या बात थी कि आपने एक 3 जजेस की कमेटी बनी, रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हुआ, आपने चीफ जस्टिस जो थे उस समय के, उन्होंने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद ही उसको आगे भेजा गया कार्रवाई के लिए। तो अब ऐसी क्या सिनेरियो चेंज हुआ या ऐसा क्या हुआ कि अब आप सुनवाई कर रहे हैं और सुनवाई के बाद जो कुछ भी होगा, अगर वो डिक्लाइन कर दी जाती है याचिका तो ठीक, लेकिन अगर उसको सुनवाई के लिए भी माना जाता है, सही माना जाता है, नोटिस भी अगर इशू होता है और स्टे भी नहीं दिया जाता है, तब भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो हमारे लोगों के सामने, सबके सामने जरूर खड़ा होता दिख रहा है। सर, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट लगता है, क्राइसिस लगता है? क्योंकि इन हालात के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? जो हमारे पहले वाले सीजेआई थे संजीव खन्ना, उन्होंने ही 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जांच पड़ताल की सर, करीब करीब 2-2.5 महीने लगाकर, और उसके बाद अब जब उसके आधार पर आपने सिफारिश की खुद कि इम्पीचमेंट मोशन इनके खिलाफ लाया जाए, अब उस पर दूसरे सीजीआई आते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर, तो यहाँ इतना घालमेल किस लिए सर? क्यों इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं? आप अपने ही हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन तो सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है सर। बिल्कुल आपकी बात अंजू जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये भी है कि सिर्फ जस्टिस संजीव खन्ना नहीं, जिस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई अब इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे बढ़ाई जाए, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया, तो उसमें जस्टिस गवई भी उसमें जो थे वो सदस्य थे। इसी कारण से उन्होंने आज ये कहा कि भाई मैं इस याचिका की सुनवाई का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस कमेटी का सदस्य था जिस कमेटी ने इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग का जो रिपोर्ट था उसको आगे दिया था, विधायिका मतलब संसद को भेजा था कि आप कार्रवाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से बचने की जरूरत थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये इस याचिका को एडमिट किया तो बिल्कुल मुझे भी एक बहुत शॉकिंग ये चीज लगी कि भाई जब आपने एक चीज को आगे भेज दिया, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने एक चीज को रिकमेंड कर दिया और वो चीज भेज दी गई सरकार के पास आगे कार्रवाई के लिए, तो फिर सुनवाई की जरूरत क्या थी? लेकिन अगेन सुनवाई की जा रही है, तो इसके ऊपर भी देखना होगा कि कैसे, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सब जो राष्ट्रपति हैं उनको
एक डायरेक्शन दे दिया गया, राज्यों के राज्यपालों को एक डायरेक्शन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि 3 महीने के अंदर किसी बिल को आप पास करेंगे और पास नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट सामने आया और अब सवालों के जवाब सर्वोच्च न्यायालय को देने हैं। एक कमेटी, एक बेंच का गठन किया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं इसी तरीके का एक और सिनेरियो हम लोगों के सामने ना हो इस मामले में, जस्टिस वर्मा के मामले के, कि दोबारा से सवाल पूछे जाएं सर्वोच्च न्यायालय से और जरूरत पड़े विधायिका को सर्वोच्च न्यायालय से सवाल करने की कि विधायिका की जो पावर है क्या न्यायालय उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है या नहीं। पर सर यहाँ पर जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। आपको याद होगा 14 मार्च का ये मामला था जस्टिस यशवंत वर्मा का, और 19 मई को ये रिपोर्ट आई थी जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, जिसके बाद ये राष्ट्रपति को भेजी गई और गृह मंत्रालय को भेजी गई कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाए। 2 महीने तक वो रिपोर्ट पड़ी रही सर, और जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचे? पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन, जबकि 3 दिन के बाद संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। क्या उनको अगर इतनी दिक्कत थी इस रिपोर्ट से, तो उनको तो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। अगर उनको लग रहा था कि 3 जजों ने पक्षपात पूर्ण रवैये से वो रिपोर्ट तैयार की, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया सर, तो उनको तो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। वो मॉनसून सत्र का इंतजार क्यों कर रहे थे? कपिल सिब्बल उनके वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि इनको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, इनकी बात नहीं सुनी गई। सर, कोई इन दलीलों पर आम आदमी यकीन कर पाएगा? बिल्कुल अंजू जी, जो लीगल प्रैक्टिस होती है जब हम लोग बात करते हैं अपने कानूनी दाव पेच की, तो वो सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप समझिए कि इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग की इनिशिएशन कब हुई। इनिशिएशन अभी लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले इनिशिएशन नहीं हुआ था। तो उन्होंने वेट किया कि इनिशिएशन में कितना टाइम लगता है, वो अननेसेसरी अपने एक वेपन को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के वेपन को खराब नहीं करना चाहते, तो मुझे समझ आता है। और उन्होंने उस वक्त का इंतजार किया जब सरकार ने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अगर ये फाइल सरकार के पास अभी रखी रहती और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि याचिका अभी भी नहीं आती सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। वो इंतजार कर रहे थे कि जितना समय निकलता है निकलने दीजिए। और अब अगर ये पर कार्रवाई प्रोसीडिंग में आई है, प्रक्रिया में आई है, आगे बढ़ रही है, तो अब उनको लगा कि ये अप्रोप्रिएट समय है जिस समय पे ये कहना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में जाके कि मुझे सुना नहीं गया, या जो चीजें मिली हैं या पैसा जो मिला है वो मेरा नहीं है। इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाए और किसी तरीके से भी जो पूरा प्रोसीडिंग है इम्पीचमेंट का उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार ने, मैं कहना चाहूंगा कि 2 महीने के टाइम में सरकार ने किया, लेकिन जितनी प्रोसीडिंग की तैयारी की जरूरत थी सरकार ने वो की पूरे टाइम के अंदर। बहुत जल्दी इस मामले के अंदर सरकार ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग था मुझे लगता है जस्टिस वर्मा के लिए, क्योंकि उनको भी आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन 2 महीने में कार्रवाई हुई। सरकार ने इस मामले को और आगे बढ़ाया के लिए, और सभी दलों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेके आए और सबने ये माना कि ठीक है, और साइन बहुत सी पार्टियों के और भी सदस्यों ने किए और इम्प्लीमेंट की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई। तो मुझे लगता है कि उन्होंने टाइमिंग जो थी उनकी वो यही कारण रहा है अब तक, कि जब उनको लगा कि अब कार्रवाई शुरू होने वाली है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है, उस वक्त तक का इंतजार किया गया। और अब ये जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, और सब कैलकुलेशन जो है वो कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए, कानूनी रूप को देखते हुए की गई। और इसीलिए मुझे जो आपका सवाल था कि 2 महीने इंतजार क्यों किया गया, वो 2 महीने का इंतजार 4 महीने भी हो सकता था, वो 6 महीने भी हो सकता था, और 1 साल भी हो सकता था, अगर ये प्रोसीडिंग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शुरू होने से पहले अगर ये जो संसद थी उसके सामने नहीं जाती या प्रक्रिया में नहीं लाई जाती इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग, तो ये शायद अभी भी हमें देखने को ये आजकल नहीं मिलती। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे ये इम्पीचमेंट की कार्रवाई को रोकने की, उसमें अड़ंगा लगाने की याचिका है, ताकि किसी ना किसी तरीके से कोई नोटिस जारी हो जाए जिससे कि ये इम्पीचमेंट की कार्रवाई रुक जाए। इसीलिए कपिल सिब्बल साहब ने ये उसमें प्ली लगाई है, एक बात कही है कि उनका पक्ष नहीं सुना गया, और उन्होंने तो ये कहा कि पक्षपात पूर्ण रवैये से ये रिपोर्ट तैयार की है। सर, आप अपने ही सीनियर्स पर, सीनियर ही हुए ना, क्योंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है तो इनके तो सीनियर ही हुए, उन पर आप उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, उनकी बेटी की गवाही सुनी, उनके स्टाफ के 18 लोगों की गवाहियां हैं सर उस रिपोर्ट में, और उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंजू जी, बहुत शॉकिंग है और समझ से परे है। कारण मैं आपको बताता हूं। आप जब किसी कोर्ट में जाते हैं, आपको याद होगा कि एक याचिका दायर की गई जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे देश के जस्टिस गवई, उन्होंने
जब जो याचिका करता है, एडवोकेट हैं, अपना आर्गुमेंट कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, तो उन्होंने मिस्टर वर्मा बोला और इसी बात को लेकर जस्टिस गवई जो थे वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट से लाइक दिस, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप वो ही इज स्टिल जस्टिस वर्मा इज स्टिल जस्टिस, यू कैन नॉट से मिस्टर वर्मा, सो माइंड योर लैंग्वेज। तो आप इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक याचिका जिसमें जस्टिस वर्मा अपनी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को रोकने की बात कर रहे हैं, वहां पे तीन हाईकोर्ट के डिफरेंट हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ ये कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया और आप उसकी सुनवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां आप ये सवाल नहीं उठा रहे तो क्यों आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सिटिंग जजेस जो चीफ जस्टिस हैं तीन डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, उनकी इंक्वायरी के ऊपर सवाल खड़ा किया गया और सवाल खड़ा करने के बाद उस रिपोर्ट को क्वेश्चन किया जा रहा है जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने फॉरवर्ड की। प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है वो उस कमेटी के जिसने आगे भेजा वो रिपोर्ट विधायिका को, वो उसके मेंबर थे और उसके बाद सुनवाई के लिए तैयार किया गया। अब तो बड़ा मतलब समझ से परे है कि किस तरीके से ये सब चीजें चल रही हैं और कारण मेरी भी समझ से परे है। एक कानूनी जानकार होने के नाते, एक लीगल फर्टर्निटी का मेंबर होने के नाते मेरा मानना यह है कि अगर ये काम कोई और करता, जिस तरीके के एलिगेशन जस्टिस वर्मा ने अपनी पिटीशन में लगाए हैं, तीन चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरीके की बात करना कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग के अंदर, और उस समय के चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट को मानते हुए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके बावजूद इस तरह का एलिगेशन लगाना और कोई बात इस चीज के ऊपर नहीं की गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल मेरे जहन में भी आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक स्पेशल ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ उसमें मुझे लगता है कि दिया गया है उनको बिना कोई बात करे हुए इस बारे में कि आप कैसे तीन चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो हैं, उनके ऊपर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। सर ये तो सीधे सीधे उन तीन चीफ जस्टिस जो अलग अलग तीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका अवमानना है, उनका अपमान है कि आप उनकी रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। शुरुआत से ये आरोप लगते आ रहे हैं सर कि जस्टिस वर्मा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनके घर में जले हुए नोटों के बोरे मिले, जिससे कि पूरी की पूरी जो हमारी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, सबकी साख पर एक तरह से सवाल निशान लग गया। कितना संवेदनशील मामला था ये सर, इसको तो 1 महीने के अंदर निपटाया जाना चाहिए था। बिल्कुल अंजू, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस पूरे मामले में मुझे जो लगता है वो ये है कि जिस तरीके से इस मामले को अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो बात सिर्फ जस्टिस वर्मा की जो एक्ट है वो सिर्फ उसकी नहीं है। अब जस्टिस वर्मा की उस याचिका में 3 सिटिंग चीफ जस्टिस, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, प्रेजेंट चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के, सभी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है और ये कहा गया है कि ये पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी। अगर पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट थी तो उस टाइम के चीफ जस्टिस और अब के मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे, उन लोगों ने इस रिपोर्ट को आगे कैसे बढ़ाया? तो अगर आप न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय के उन लोगों के ऊपर जो सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हैं, और एक नहीं 6-7 ऐसे लोग जो प्रेजेंटली चीफ जस्टिस हैं, उन लोगों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो आप जाइए, एक कॉमन अगर आदमी ऐसा करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जुर्माना, सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन समझ से परे है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा की याचिका को कपिल सिब्बल मेंशन कर रहे हैं, उनकी जल्द सुनवाई की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने ये कहते हुए अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया कि मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने इम्प्लीमेंट की प्रोसीडिंग को राष्ट्रपति और होम मिनिस्टर सरकार को भेजा बेसिकली। तो अब इस तरीके के जो ट्रीटमेंट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक कॉमन मैन, जो आपने बिल्कुल सही बात उठाई है कि एक कॉमन मैन जो है, इस देश का जो एक आम नागरिक है, वो जब न्याय व्यवस्था की बात करता है तो न्याय व्यवस्था की बात करते हुए यही सवाल उठाता है कि यार अगर हम जाके अगर ये कह दें कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने हमारे खिलाफ जानबूझ के ऐसा जजमेंट पास कर दिया, तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितनी झाड़ सुननी पड़ती है उन लोगों को, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चलाने की बात कर दी जाती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन एक याचिका, एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, उसकी सुनवाई कर ली गई, रिपोर्ट तैयार कर ली गई, उसकी रिपोर्ट को चीफ जस्टिस ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आगे भेजा, और उसके बावजूद वो सब एलिगेशन लगाता है और उसकी सुनवाई यहाँ चल रही है। तो
क्या कहें, बिल्कुल बहुत शर्मनाक है। मेरे लिए लीगल फर्टिलिटी का मेंबर होने के बावजूद मुझे लगता है कि बहुत बड़े सवाल जो है इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं और समझ से बिल्कुल परे है कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि आज वो तीनों चीफ जस्टिस ये सोच रहे होंगे कि हमने बचते बचाते सिर्फ इम्पीचमेंट की कार्रवाई के लिए सिफारिश की थी, हमें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो अभी तक किसी को मिला ही नहीं कि वो पैसा था किसका और आया कहां से और किस काम के लिए आया था। वो तो क्राइम था सर। वो जो एक एडवोकेट है मैथ्यू, उन्होंने जो याचिका डाली कि एफआईआर दर्ज हो, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी तो चाहते थे कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, वो तो आज तक नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए अंजू जी, एक बात कही जाती है हमारे लीगल फर्टिलिटी में और बहुत जितने भी जजेस हैं वो भी ये बात करते हैं कि भाई जस्टिस जो है वो होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। हाँ। तो यहाँ इस मामले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति ये सवाल पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर होती है। यहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना दी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर सिर्फ एक इम्प्रिजमेंट प्रोसीडिंग की बात की गई, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात नहीं की गई। उसके बाद उस इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग जिसकी बात की गई थी उसको फिर चैलेंज कर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। मतलब घुमा फिरा के वो मामला फिर दोबारा से जो था वो अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ गया। अब क्या कहीं ये मामला बेंच हंटिंग, कहीं ये मामला स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने की या अपनी याचिका को फेवरेबल बनाने की बात तो नहीं की जा रही? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सब बातें हमें देखने में आती है, सुनने में आती हैं, रोज हम प्रैक्टिस में जब जाते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें देखने को आती है। और जब एक कॉमन आदमी बात करता है तो वो यही कहता है कि अगर कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन यहाँ नहीं हुई, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चली। आज भी आप कहते हैं कि जस्टिस वर्मा कहिए, जबकि उनके खिलाफ इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग होना, इनिशिएट होना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आप जस्टिस वर्मा कहिए। तो इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक आम नागरिक है उसके समक्ष जब जाती हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं देती। और जो कपिल सिब्बल की बात मैंने सुनी थी, वो कह रहे थे कि भाई न्यायपालिका जो है वो एक सिर्फ न्यायपालिका एक ऐसी जगह बची है जिसके ऊपर लोगों का विश्वास है। तो मेरा मानना यह है कि जैसा जस्टिस वर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का जो मामला जिस तरीके से धमकी दी गई चीफ जस्टिस द्वारा, वो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और कहीं ना कहीं एक आम नागरिक के बीच में, एक नागरिक के लिए न्यायपालिका की जो पिक्चर है वो अच्छी नहीं जाती। जब इस तरीके के भ्रष्टाचारी के ऊपर, जिसके ऊपर एलिगेशन है, आप भ्रष्टाचार नहीं भी मानते उनका, तो अगर एलिगेशन भी है तो इन्वेस्टिगेशन का पहला बेसिक रूल यही है कि आप एफआईआर दर्ज करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं दिखता। यहाँ एक चीज और है मजेदार, ये जो अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल साहब, ये तो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और हो सकता है कि वो जो 63 विपक्ष के सांसदों ने जिस इम्पीचमेंट याचिका पर, प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे, उसमें वो भी हो, और यहाँ पर वो लॉयर भी हैं उनके, यहाँ पर उनके लिए केस भी लड़ रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो कपिल सिब्बल हैं वो सभी ऐसे मामले जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, या ऐसे मामले जिनके अंदर ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो देश के खिलाफ काम करने वाले हों ज्यादातर। मतलब अगर हम देखें कि पिछले कुछ समय का अगर हम पूरा डाटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग, जो लोग बेसिकली सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इसको ये कहते हैं कि मैं तो न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। तो न्याय के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो जो चीफ जस्टिस, 3 चीफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट दी, आप उसके खिलाफ अगर जाके बात करते हैं, प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कमेटी के मेंबर थे वो, उसके बावजूद सुनवाई की जा रही है और वो ये कहते हैं कि न्याय के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मजाक ये है जो न्याय व्यवस्था के अंदर हमारे उड़ाया जा रहा है, पूरी न्याय व्यवस्था का, और किस तरीके से यूज किया जाता है लीगल प्रोसेस को किसी भी गलत चीज को ठीक करने की जब प्रोसीडिंग चलती है, तो उसका जो है वो जीता जाता उदाहरण मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे सामने आ रहा है कि कैसे प्रोसीडिंग्स को आगे दूसरा जो स्तंभ है हमारा उसको दे दिया गया, उसके बावजूद दोबारा कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले को दोबारा से कोर्ट में ले आया जाए और उसको खींचा जाए, जिससे जस्टिस वर्मा का जो प्रोसीडिंग है उसको रोका जाए। तो ये बहुत बड़े सवाल जो हैं ये सबके सामने, और मुझे लगता है कि इसका जवाब सर्वोच्च न्यायालय से जरूर, अगर ये याचिका एडमिट होती है तो मुझे लगता है कि विधायिका खुद ही सर्वोच्च न्यायालय से इस बात का जवाब जरूर मांगेगी कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक मामला आपने हमारे पास भेज दिया, उसके बाद आप उसको दोबारा वापस ले रहे हैं।
तो बिल्कुल। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की चीजें अगर होती हैं आगे तो। आपने कहा कि एडमिट किया गया है, मुझे तो लग रहा है एडमिट हो गया है, क्योंकि 3 जजों की बेंच के गठन की बात तक हो गई है कि वो सुनवाई करेगी और हमारे सीजीआई उससे अलग रहेंगे। तो जब वो 3 जजों की बेंच बन जाएगी सर इसी हफ्ते, तो जब वो सुनवाई करेगी तो अब वो क्या फैसला लेती है, क्या नोटिस जारी करती है, क्या बोलती है केंद्र सरकार को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक भ्रष्टाचार के मामले पर लीपापोती करते हुए, किसी को बचाते हुए ये मामला कहां तक पहुंच गया है कि आज न्यायपालिका और विधायिका दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कम से कम अच्छी बात तो कतई नहीं है, बहुत गलत मैसेज आ रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी मेरे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।